हेलो दोस्तों, मैं आपका गाइड आपका दोस्त अनुराग पांडे और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। यूपी स्पेशल ट्रेडिशनल चल रहा था, अब वो ख़त्म कर दिए हम। ठीक है, दृष्टि की पीडीएफ से बनाए थे, आप लोगों ने देखा भी होगा। यहाँ पे हम करंट अफेयर देखेंगे, जनवरी से अक्टूबर के बीच में जो करंट अफेयर्स हुए, वो करंट घटनाएं हैं यूपी स्पेशल, उनको हम देखेंगे। ठीक है, और इसमें बेनिफिशियल बहुत ही है। यूपी पीसीएस में जितने भी यूपी स्पेशल प्रश्न आए थे वो सब यहाँ से पूछे गए थे। ठीक है, तो यूपी की गवर्नमेंट की जो भी एग्ज़ाम्स होने वाले उनमें बहुत सारा काम करेगा और बहुत फ़ायदेमंद होगा। प्रश्न आपका इससे बाहर नहीं जाएगा, तो आप इन्हें ध्यान से सुनिए। पीडीएफ भी दे देंगे। ठीक है, और ये ग्रेडअप से संबंधित ग्रेडअप का ही कंटेंट समझ लीजिए इसको, क्योंकि वहीं से हमने नोट डाउन किया है, हैंड रिटन नहीं है, डिजिटल बनाए है। ठीक है, तो सब हूबहू है वैसे ही। तो चलिए शुरू करते हैं हम जनवरी का। पहला पॉइंट है, पॉइंट टू पॉइंट ये ज़्यादा नहीं है। प्रधानमंत्री ने PMAYG के तहत उत्तर प्रदेश में 6 लाख से अधिक लाभार्थियों को वित्तीय सहायता जारी की है। उत्तर प्रदेश में 6 लाख से अधिक लाभार्थियों को जारी किया है। तो किसमें क्या क्या है भाई? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण योजना के तहत उत्तर प्रदेश 6.1 लाख लाभार्थियों को उन 2691 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दी। ठीक है, इसमें नोट करके क्या है कि 20 नवंबर 2016 को सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए देश में 2022 तक सबको आवास उपलब्ध कराने का आह्वान किया। तो भैया याद रखना कब शुरुआत हुई? 20 नवंबर 2016 को। याद रखना है कि इसके तहत देश भर में अब तक 1.26 करोड़ घर बन चुके हैं। लाभार्थियों को सहायता राशि के अलावा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत अकुशल श्रमिक की मजदूरी के रूप में सहायता और स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण से शौचालय के निर्माण के लिए 12,000 रुपये की सहायता दी जाती, इसी के तहत है। ये भी इसी में शामिल है। तो याद रखना, हो सकता है ऑप्शन के रूप में आ जाए। उत्तर प्रदेश के बारे में तथ्य कुछ है, देख लेते हैं। यहाँ के जो राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल हैं। मुख्यमंत्री कौन है? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। राजधानी उत्तर प्रदेश की लखनऊ है। ठीक है, अवध शिल्प ग्राम लखनऊ में 24वें हुनर हाट का आयोजन हुआ है। अवध शिल्प ग्राम हुनर हाट का आयोजन कहाँ हुआ? तो आपको पता होना चाहिए, लखनऊ में हुआ। कब हुआ भाई? वो कौन सा वाला था? ये 24वां था, जनवरी में ही हुआ होगा, है ना। तो जनवरी में कब से कब तक है ये देखते हैं। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के द्वारा हुआ है भाई, 22 जनवरी से 4 फरवरी के बीच में हुआ है। ठीक है, लखनऊ में हुआ है ये। और हुनर हाट जो है वोकल फॉर लोकल सब्जेक्ट रहा है, विषय जो थीम रही है वोकल फॉर लोकल थीम रही है। 22 जनवरी से 4 फरवरी के बीच में लखनऊ में हुआ है हुनर हाट का आयोजन, अवध शिल्पग्राम हुनर हाट। मुख्यमंत्री जी श्री योगी आदित्यनाथ जी ने 23 जनवरी 2021 को हुनर हाट का उद्घाटन किया था। याद रखना। ठीक है, इसमें आने वाले दिनों में क्या है, हुनर हाट मैसूर, जयपुर, चंडीगढ़, इंदौर और मुंबई, हैदराबाद, नई दिल्ली, रांची, कोटा, सूरत, अहमदाबाद, कोच्चि, पुदुचेरी और अन्य स्थानों पर भी आयोजित किया जाएगा। याद रखना इसको। नोएडा में भी हुआ है ना। एक्सप्रेस वे पर 2 हवाई पट्टी वाला उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया। ये हमने जो यूपी स्पेशल का कराए थे ट्रेडिशनल में, उसमें हमने बता दिया है। कहाँ है देख लेते हैं। देखिए, एक हवाई पट्टी लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे पर हमने बताया था, और दूसरा पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर भाई ये 3300 मीटर लंबी हवाई पट्टी है, कोड़े भार के पास, सुल्तानपुर जिले में। एक्सप्रेस वे पर हवाई जहाज़ों को आपातकालीन लैंडिंग और लड़ाकू विमानों को टेक ऑफ की सुविधा के लिए डिज़ाइन किया गया है। याद रखना। ठीक है, उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ तथ्य भी हैं। यूपी दिवस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा युवाओं के बीच उद्यमशीलता को बढ़ावा देने और उन्हें स्वरोजगार के नए अवसरों का पता लगाने में मदद करने के लिए उद्यम सारथी ऐप, तो उद्यम सारथी ऐप कब लॉन्च हुआ? यूपी दिवस के अवसर पर। यूपी दिवस कब मनाया जाता भैया? हमने बताया है 24 जनवरी को। 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश नाम पड़ा था इसलिए। ठीक है, 24 जनवरी को यूपी उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। याद रखना, पूछा गया प्रश्न।
तो उसी दिन उद्यम सारथी ऐप लॉन्च हुआ है। गणतंत्र दिवस परेड में उत्तर प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार मिला। 72वां गणतंत्र दिवस मनाया गया है, हमने पिछली वाली वीडियो में बताया भी है आपको। इस वर्ष गणतंत्र दिवस परेड में हिस्सा लेने वाली 32 झांकियाँ रही हैं, ठीक है, याद रखना। और उत्तर प्रदेश की जो झांकी रही है उसको पहला पुरस्कार मिला। झांकी का विषय क्या था? अयोध्या, उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत विषय रहा है झांकी का। त्रिपुरा की झांकी को दूसरा स्थान मिला और उत्तराखंड को तीसरा। उत्तर प्रदेश को तो पहला मिला, उत्तराखंड को दूसरा, तीसरा मिला झारखंड, नहीं, दूसरा मिला त्रिपुरा की झांकी को और उत्तराखंड की झांकी को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। अब फरवरी पे आते हैं, ठीक है। फरवरी में क्योंकि बजट भी है तो थोड़ा सा लंबा वीडियो बनेगा, PDF थोड़ा ज़्यादा है, ठीक है। आगे फरवरी महीने का देखते हैं। इसमें फरवरी में देखिए, महाराजा सुहेलदेव, प्रधानमंत्री महाराजा सुहेलदेव स्मारक की नींव रखी हैं। भैया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा महाराजा सुहेलदेव स्मारक की नींव रखी गई। कहाँ? बहराइच में रखी गई, याद रखना, बहराइच जिला में भैया, यूपी है। चितौरा झील के पास विकास कार्य की आधारशिला, बहराइच जिले में चितौरा झील के विकास कार्य की भी आधारशिला रखी गई है। उत्तर प्रदेश में खिलौना विनिर्माण क्लस्टर केंद्र सरकार को मंजूरी दी। उत्तर प्रदेश क्या है देखिए, हाल में केंद्र सरकार ने 2300 करोड़ रुपए की लागत से 8 खिलौना विनिर्माण क्लस्टर को मंजूरी दी, जिसमें से एक उत्तर प्रदेश में है। मतलब टोटल 8 खिलौना विनिर्माण क्लस्टर हैं, इनमें से एक उत्तर प्रदेश में भी है। इन समूहों को राष्ट्रीय खिलौना कार्य योजना के तहत स्थापित किया जाएगा, जिसका उद्घाटन उद्देश्य खिलौनों की आयात निर्यात को कम करना है, जो वित्त वर्ष 15 में $1.5 बिलियन के आसपास था, जिसमें 90% आयात सिर्फ चीन और ताइवान से हुआ था। ठीक है, जितने भी खिलौनों की आयात किया गया था उसमें से 90% हिस्सा चीन और ताइवान के पास है। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। उत्तर प्रदेश सरकार ने IKEA के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। क्या भाई? IKEA के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ, जो कि एक स्वीडिश फर्नीचर और होम एप्लीकेशन कंपनी है। IKEA क्या है? स्वीडिश फर्नीचर और होम एप्लीकेशन कंपनी है, जिसने अगले 5 वर्ष के दौरान राज्य में 500 करोड़ रुपए का निवेश करने को तैयार हो गई। IKEA याद रखना, कहाँ की कंपनी भाई, कौन निवेश करने वाली है? राज्य के विभिन्न हिस्सों में IKEA आउटलेट खोलने से विभिन्न रोजगार के अवसर पैदा करेगी। किसानों, कारीगरों, कलाकारों को अवसर प्रदान करने, समर्थन करने की उम्मीद है। IKEA योजना 2025 तक भारत के लगभग 25 केंद्र खोलने की, ठीक है, जिसमें 1500 करोड़ रुपए का निवेश होगा। इनमें से अधिकांश स्टोर जो होंगे वो यूपी में ही होंगे। आगे है, विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्री हैं हर्षवर्धन ने CDRI ने लखनऊ में कॉमन रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हब का उद्घाटन किया। कहाँ पर? CDRI का, CDRI लखनऊ में कॉमन रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हब का उद्घाटन हुआ है। तो CDRI लखनऊ में हुआ है, ठीक भैया, याद रखना। केंद्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन लखनऊ में कॉमन रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हब CRTDH का उद्घाटन हुआ। यह हब संस्थान के 70वें वार्षिक दिवस के अवसर पर स्थापित किया गया। ठीक है, 70वां वार्षिक दिवस मनाया गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना 2021 का शुभारंभ किया। इसमें क्या है भाई? 2021 की शुरुआत ही इसके तहत है। छात्र जो हैं IAS, PCS, NDS, CDS, NEET, JEE जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर सकते हैं। राज्य भर में निःशुल्क कोचिंग केंद्र स्थापित किए जाएंगे। ध्यान रखना, ये पहले चरण में क्या होगा? संभाग स्तर पर होगा और दूसरे चरण में जिला स्तर पर कोचिंग केंद्र खोले जाएंगे। ठीक है, पहला संभाग स्तर है, दूसरा जिला स्तर है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है भाई? उन छात्रों को सहायता देना जो प्रतियोगी परीक्षाओं की भी तैयारी करना चाहते हैं, लेकिन अपनी वित्तीय स्थितियों का तैयारी करने में असमर्थ होंगे, उनकी मदद होगी। ठीक है, आगे है, उत्तर प्रदेश ने लैंड होल्डिंग की पहचान करने के लिए 16 अंकों का यूनिकोड जारी किया। 16 अंकों का यूनिकोड जारी हुआ लैंड होल्डिंग की पहचान के लिए। तो इसमें देखते क्या क्या है भाई? उत्तर प्रदेश ने राज्य में भूस्खलन की पहचान करने के लिए 16 अंकों का यूनिकोड जारी किया। 16 अंक का याद रखना। राज्य के राजस्व विभाग द्वारा जारी किए गए यह यूनिकोड उपयोग भूमि विवाद के मामलों की जांच करने और लोगों को धोखेबाजों से बचाने के लिए किया जाएगा। अब इसमें देखिए, पहला 6 अंक 4 अंक क्या है भाई? तो पहला 6 अंक जो है वो जनसंख्या पर आधारित होता है। पहला 6 अंक जनसंख्या पर आधारित, अगला 4 अंक भूमि की पहचान निर्धारित करेगा। भूमि के विभाजनों की संख्या के आधार पर 4 अगला अंक होगा। भूमि की
के विभाजनों की संख्या के आधार पर। 4 अंक। अगला फिर तो 6 4 10 4 14 हो गया। भूमि की श्रेणी जो होगी वो अंतिम 2 अंक जो होंगे वो भूमि की श्रेणी पर आधारित होंगे। कैसे कि कृषि है, आवासीय है, वाणिज्यिक भूमि, कैसी भूमि है, ये आखिरी 2 अंक बताएंगे। ठीक है। राजस्व न्यायालय कंप्यूटर के प्रबंधन प्रणाली में विवादित भूखंडों को चिन्हित करने पर काम कर रहा है। उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जिले में ने दिसंबर 2020 में नीति आयोग के आकांक्षी जिला रैंकिंग में टॉप किया। श्रावस्ती जिला ने टॉप किया भाई। दिसंबर 2020 में उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जिले ने नीति आयोग की जो आकांक्षी जिला रैंकिंग हुई ना, उसमें शीर्ष स्थान हासिल किया। कौन? श्रावस्ती। हमने बताया है श्रावस्ती, ठीक है, पिछले वाले वीडियो में श्रावस्ती पर बात किए थे जब जनगणना बता रहे थे। अन्य रैंकिंग देखिए, त्रिपुरा का धलाई है 2रा स्थान। 3रा स्थान मिला झारखंड के गढ़वा को, असम के बक्सा को 4था स्थान और झारखंड के बोकारो को 5वां स्थान मिला हुआ। तो पहला तो भैया श्रावस्ती है, 2रा है धलाई, 3रा है गढ़वा जो कि असम झारखंड में है, असम का बक्सा है 4था स्थान, 5वां है बोकारो जो झारखंड में है उसका स्थान है। कवर क्षेत्र क्या है? स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, कृषि, जल संसाधन, वित्तीय समावेशन, कौशल विकास, बुनियादी ढांचा, ये इसके कवर क्षेत्र रहेंगे। प्रमुख सामाजिक क्षेत्रों में कम प्रगति के साथ जिलों को बदलने के उद्देश्य से जनवरी 2018 में, याद रखना, आकांक्षात्मक जिला कार्यक्रम शुरू हुआ था। जनवरी 2018 में आकांक्षात्मक जिला कार्यक्रम शुरू हुआ था। ठीक है, याद रखना। उत्तर प्रदेश की झांकी को गणतंत्र दिवस परेड में, ये तो देखो उसमें भी हम बता दिए। ठीक है, थीम याद रखना, अयोध्या उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत। बजट देख लेते भाई। उत्तर प्रदेश वित्त मंत्री उत्तर प्रदेश के कौन भाई? श्री सुरेश कुमार खन्ना। याद रखना 21-22 का बजट पेश किया इन्होंने। 21-22 बजट की राशि जो रही वो रही भैया 5,50,270.78 करोड़ की टोटल। याद रखना विगत वर्ष के खर्चे के आकार से ये 37,410 करोड़ रुपया ज़्यादा है। 37,410 करोड़ एक्स्ट्रा है पिछले साल से, जो इसे उत्तर प्रदेश के इतिहास का सबसे बड़ा बजट बनाता है। ये पेपरलेस बजट है भैया, हमने पिछले वाले वीडियो में बता रखा है। उत्तर प्रदेश पहला राज्य बना जो कि पेपरलेस बजट पेश किया है। ठीक है, वर्तमान सरकार का यह 5वां बजट था। ठीक है, उत्तर प्रदेश ने दिसंबर 2019 में नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा में सार्वजनिक और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के आरोपों के माध्यम से 23.36 लाख करोड़ रुपए की कमाई हुई है, वसूली हो गई है। अब राज्य के लिए बजट का संवैधानिक प्रावधान क्या है ये भी देखना जरूरी है। तो क्या प्रावधान भाई? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 202 है। ठीक है, किसी राज्य के राज्यपाल को राज्य के विधानमंडल के सदन या सदनों के समक्ष किसी वित्तीय वर्ष के लिए राज्य की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण देना होगा। संविधान में वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में अभिहित किसी वित्तीय वर्ष के लिए प्राप्तियों और व्यय का अनुमानित विवरण आमतौर पर बजट के रूप में जाना जाता है। बजट में प्रयुक्त शब्द जो रहे वो क्या है? राजस्व में जो शामिल होते हैं भैया, राजस्व प्राप्ति, राजस्व व्यय। राजस्व प्राप्ति में क्या क्या है? राजस्व प्राप्ति में प्राप्तियां जो सरकार द्वारा पुनर्प्राप्त नहीं की जा सकती, प्राप्तियां वो जो सरकार द्वारा पुनर्प्राप्त नहीं की जा सकती हैं, राजस्व प्राप्ति है। राजस्व प्राप्ति है कि करों और गैर कर स्रोतों जैसे निवेश, ब्याज पर लाभांश के माध्यम से संकलित आय शामिल होती है। तो राजस्व व्यय क्या है भाई? ये भौतिक या वित्तीय परिसंपत्तियों के निर्माण के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए केंद्र सरकार द्वारा किए गए खर्च होते हैं। इसमें सरकारी विभागों के सामान्य कामकाज के लिए किए गए व्यय शामिल हैं, जैसे राज्य सरकार को दिए गए अनुदान, जिसमें भारतीय रिजर्व बैंक और वाणिज्यिक बैंकों तथा अन्य वित्तीय संस्थानों में से उधार शामिल होते हैं। ठीक है, इसमें विदेशी सरकारों, विश्व संगठन से प्राप्त ऋण और केंद्र सरकार द्वारा दिए गए ऋणों का पुनर्भुगतान भी शामिल है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। आगे देखते हैं पूंजीगत व्यय क्या होता है भाई? ये सब हम इकोनॉमिक्स में पढ़ा चुके हैं आपको। यह सरकार द्वारा किया गया खर्च जिसके परिणाम स्वरूप केंद्र सरकार की भौतिक वित्तीय संपत्ति का निर्माण होता है या केंद्र सरकार की वित्तीय देनदारियों में कमी आती है। इसमें भूमि है, उपकरण खरीद, अवसंरचना निर्माण पर व्यय, शेयरों पर व्यय शामिल होता है। पूंजीगत व्यय में याद रखना क्या क्या शामिल होता है भैया? भूमि है, उपकरण खरीद है, अवसंरचना निर्माण पर व्यय होता है, शेयरों पर व्यय किया जाता है। ये सब पूंजीगत व्यय में आते हैं। इसमें केंद्र सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों सरकार को गिरवी ऋण और केंद्र सरकार के ऋण पर ब्याज भुगतान आदि भी शामिल होते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब पूंजी जिसमें शामिल है वो उसमें पूंजीगत प्राप्ति, पूंजीगत व्यय। फिर देख लेते हैं क्या क्या है। पूंजीगत प्राप्तियाँ क्या होती है भाई? वो प्राप्तियाँ जो देयता उत्पन्न करती हैं,
पूंजीगत प्राप्तियां जो देयता उत्पन्न करती हैं या सरकार की वित्तीय परिसंपत्तियों को घटाती हैं। प्रत्यक्ष कर ऐसे कर हैं जो किसी व्यक्ति या और कंपनी पर प्रत्यक्ष रूप से लगाए जाते हैं। इसमें शामिल होते हैं भैया आयकर और निगम कर। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत है? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अप्रत्यक्ष कर क्या होते हैं? ऐसे कर होते हैं, अप्रत्यक्ष कर ऐसे कर हैं जो माल और सेवाओं पर लगाए जाते हैं और इसमें निम्न कर शामिल होते हैं। कौन कौन से कर शामिल है भाई? अप्रत्यक्ष कर में सेवा कर शामिल होता है, आबकारी कर शामिल होता है और सीमा शुल्क शामिल होती है। इतने सारे कर शामिल होते हैं किसमें? अप्रत्यक्ष कर में। राजकोषीय नीति क्या है? राजकोषीय नीति वह साधन होता है जिसके द्वारा सरकार देश की अर्थव्यवस्था पर नजर रखने और उसे प्रभावित करने के लिए अपने खर्च के स्तर तथा कर दरों को समायोजित करती है, वो होती है राजकोषीय नीति। राजस्व घाटा क्या है? राजस्व प्राप्तियों पर सरकार का जो अतिरिक्त व्यय होता है, राजस्व प्राप्ति पर सरकार का अतिरिक्त व्यय होता है, उसी को हम बोलते हैं राजस्व घाटा। ठीक है, राजकोषीय घाटा क्या है? राजस्व घाटा भी देखें। अब राजकोषीय घाटा क्या भाई? राजकोषीय घाटा सरकार के कुल व्यय और उसकी कुल प्राप्तियों के बीच का जो अंतर है ना, लेकिन उसमें उधार शामिल नहीं करते। राजकोषीय घाटे में उधार को शामिल नहीं करेंगे, कुल प्राप्ति और कुल व्यय का जो अंतर होगा वही होता है राजकोषीय घाटा, लेकिन उधार नहीं शामिल है इसमें। प्राथमिक घाटा क्या है? प्राथमिक घाटा वर्तमान वर्ष के राजकोषीय घाटा और पिछले उधारों पर ब्याज भुगतान के बीच के अंतर को दर्शाता है। ध्यान रखिएगा। गैर कर राजस्व क्या भाई? तो गैर कर राजस्व है ये सरकारी राजस्व होते हैं, पहली बात, जो करों से उत्पन्न नहीं होते हैं। गैर कर राजस्व क्या है? कि ऐसे कर सरकारी राजस्व हैं जो करों से उत्पन्न नहीं होते हैं, वही होते हैं गैर कर राजस्व। सकल घरेलू उत्पाद क्या है भाई? हमने बताया था कि उत्तर प्रदेश का जीडीपी में, भारत की जीडीपी में तीसरा स्थान है योगदान में, है ना। पहला स्थान महाराष्ट्र का है, दूसरा है तमिलनाडु का और तीसरा स्थान यूपी का है। याद रखना इसको। तो सकल घरेलू उत्पाद क्या है भाई? यह एक विशिष्ट अवधि के दौरान किसी देश में तैयार सभी माल और सेवाओं का मूल्य होता है। विशिष्ट अवधि के दौरान किसी देश में तैयार सभी माल और सेवाओं का मूल्य होता है, वही है जीडीपी। एक देश की संक्षिप्त वित्तीय जानकारी प्रदान करता है। इसका उपयोग अर्थव्यवस्था के आकार और विकास दर का अनुमान लगाने के लिए किया जाता है। ठीक है। प्रमुख विशेषता क्या है बजट की भाई? सकल राज्य घरेलू उत्पाद फाइनेंशियल ईयर 22 के लिए हुआ है। राजकोषीय जो घाटा रहा है वो 90,730 करोड़ रुपया रहा है। फाइनेंशियल ईयर के लिए राजकोषीय घाटा है 90,730 करोड़ रुपया। अनुमानित सकल घरेलू उत्पाद क्या भाई? जीएसडीपी का 4.1% है, जबकि राज्य की ऋण देयता जीएसडीपी का 28.1% है। ठीक है, आगे देखते हैं। फाइनेंशियल ईयर 21 में बजट की तुलना में इसके अंतर्गत 37,410 करोड़ रुपया या फिर 7.3% की वृद्धि हुई है। व्यय क्या है? व्यय भाई राजस्व व्यय के रूप में 3.95 लाख करोड़ रुपए हैं, जबकि पूंजी खाता 1.55 लाख करोड़ रुपया है। ठीक है। कुल प्राप्ति क्या भाई? कुल प्राप्तियों का अनुमान है 5.06 लाख करोड़ रुपया उत्तर प्रदेश के, जिसमें क्या क्या शामिल है? राजस्व प्राप्ति के माध्यम से 4.18 लाख करोड़ रुपया, पूंजीगत प्राप्ति के माध्यम से 87,841.40 करोड़ रुपया, सरकार के अपने कर राजस्व के लिए 3.05 लाख करोड़ रुपया है, 1.19 लाख करोड़ रुपए की केंद्रीय करों में राज्य की हिस्सेदारी भी होगी। लोक खाता में प्राप्तियों से 5500 करोड़ रुपया है। ठीक है। राजकोषीय घाटा क्या है? वित्त वर्ष 22 के लिए क्या है? राजकोषीय घाटा 90,730 करोड़ रुपया। याद रखना, जो अनुमानित सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 4.17% है, जबकि राज्य की ऋण देयता 28.1% की है। ठीक है। राजकोषीय घाटा कितना? 90,730 करोड़ रुपया, जो कि 4.17% है जीएसडीपी का, लेकिन राज्य की ऋण देयता जीएसडीपी पर 28.1% की है। राजस्व बचत क्या है भाई? राजस्व बचत है 23,210.99 करोड़, 23,210.99 करोड़ रुपया है। समेकित निधि क्या है? राजस्व कटौती के बाद कुल घाटे में 44,088.94 करोड़ का अनुमान है। ठीक है। 21-22 में कुछ नई योजनाएं नीतियां नहीं हैं। तो मुख्यमंत्री प्रवासी श्रमिक विकास योजना, मुख्य उद्देश्य प्रवासी श्रमिकों को रोजगार और स्वरोजगार प्रदान करना जो अन्य राज्यों से आए थे।
ठीक है। तालाबंदी के दौरान लॉकडाउन हुआ ना, तो उसमें 40 लाख अपने पैतृक जिलों में पहुंचाए गए। इसकी योजना के तहत 100 करोड़ रुपया आवंटित हुआ है। मुख्यमंत्री मुद्रा योजना कल्याण योजना के तहत 2 करोड़ रुपए खर्च किए गए। ठीक है, याद रखना। आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश क्या भाई, यह योजना आत्मनिर्भर भारत योजना के समकक्ष है। आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश, इसके तहत राज्य सरकार सामाजिक कल्याण, सार्वजनिक स्वास्थ्य, महिला सुरक्षा, रोजगार सृजन आदि पर जोर देगी। क्षेत्रवार व्यय देख लें तो कृषि और संबद्ध जो गतिविधियां हैं, कृषि संबद्ध गतिविधियां 21-22 में बजट में किसानों की आय को दोगुना करने के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रस्ताव है। मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना योजना जो है उसके लिए 600 करोड़ रुपया, याद रखना ये बजट है। किसानों को मुफ्त पानी की आपूर्ति के लिए 700 करोड़ रुपया है आवंटित किया गया। किसानों को रियायती दरों पर आसान ऋण देने के लिए 400 करोड़ रुपया आवंटित किया गया है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत 27,123 करोड़ रुपया डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से राज्य के किसानों को हस्तांतरित किए गए हैं। ठीक है। और विश्व मत्स्य दिवस 2020 के अवसर पर क्या हुआ, उत्तर प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ अंतर्देशीय राज्य घोषित किया गया है। भैया याद रखना, विश्व मत्स्य दिवस 2020 के अवसर पर उत्तर प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ अंतर्देशीय राज्य घोषित किया गया है। ठीक है। चलिए चिकित्सा राजस्व संरचना देख लें तो उत्तर प्रदेश राज्य ने राज्य में चिकित्सा स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए 12,242 करोड़ रुपया, याद रखना, चिकित्सा स्वास्थ्य के लिए। 39 जिलों के रूप में मेडिकल कॉलेजों का निर्माण, प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए नैदानिक बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए 5,085 करोड़ रुपया। विभिन्न स्वास्थ्य योजनाओं के लिए 7157 करोड़ रुपया आवंटित किया गया है, जिसमें राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के लिए भैया 5395 करोड़, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के लिए है 5395 करोड़, आयुष्मान भारत योजना के लिए है 1300 करोड़, जन आरोग्य योजना के लिए 142 करोड़, उत्तर प्रदेश की बात है ये। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना जो है उसके लिए 320 करोड़ रुपया। ठीक है, हो गया। तब कौन लेंगे? शिक्षा पर खर्च क्या है भाई उत्तर प्रदेश सरकार का, तो 13 जिले हैं। 13 जिले में भैया बिजनौर, कुशीनगर, सुल्तानपुर, गोंडा, ललितपुर, लखीमपुर खीरी, चंदौली, बुलंदशहर, सोनभद्र, पीलीभीत, औरैया, कानपुर देहात और कौशाम्बी में मेडिकल कॉलेज खोला जाएगा। उसके लिए 1950 करोड़ रुपया आवंटित किया गया है। ठीक है, इन 13 जिलों में। अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ में बनने के लिए है, तो भैया इसमें 100 करोड़ रुपया दिया गया। पीपीपी मॉडल, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल में मोड में चलाने के लिए, ठीक है, चलाने के राज्य के 16 अनारक्षित जिलों के मेडिकल कॉलेजों के निर्माण के लिए 48 करोड़ रुपया आवंटित हुआ है। ठीक है ना, ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, पीपीपी मॉडल में चालू करने के लिए राज्य के 16 अनारक्षित जिलों के मेडिकल कॉलेजों के निर्माण के लिए 48 करोड़ रुपया आवंटित है। आगे, राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन के तहत 23 करोड़ रुपया खर्च होगा। एटा, हरदोई, प्रतापगढ़, फतेहपुर, सिद्धार्थनगर, देवरिया, गाजीपुर और मिर्ज़ापुर में मेडिकल कॉलेज बनाए जाएंगे, उसके लिए 960 करोड़ रुपया आवंटित है। अमेठी, बलरामपुर में नए मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए 175 करोड़ रुपया खर्च होगा। प्रयागराज में राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। परिवहन क्षेत्र में देखें, उत्तर प्रदेश का बजट 21-22 में विभिन्न एक्सप्रेसवे के लिए 10,650 करोड़ रुपया प्रावधान है टोटल। ठीक है, अगर हम राज्य में 3 निर्माणाधीन एक्सप्रेसवे हैं इस समय, जिनके लिए 3450 करोड़ रुपया दिया गया, तो भैया उसमें कौन सा है, 296 किलोमीटर का है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। 296 किलोमीटर का एक बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे है, उसके लिए 1492 करोड़ रुपया दिया गया। 340 किलोमीटर का पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है, इसके लिए 1107 करोड़ रुपया आवंटित है। और 91 किलोमीटर के लिए जो गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे है उसके लिए 870 करोड़ रुपया दिया गया है। ठीक है, आगे है 594 किलोमीटर गंगा एक्सप्रेसवे जो प्रयागराज से मेरठ के बीच में है, हमने बताया पिछले वाले वीडियो में। ठीक है, उसके लिए परियोजना भूमि अधिग्रहण के लिए 7200 करोड़ रुपया और इसके निर्माण कार्य के लिए 489 करोड़ रुपया आवंटित किया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर में देखें तो उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में हवाई अड्डों के निर्माण के लिए भैया 2100 करोड़ रुपया, जेवर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के लिए 2000 करोड़ रुपया आवंटित किए गए। अयोध्या में हवाई अड्डा बनेगा, उसका विस्तार करना है तो उसके लिए 101 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
राज्य सरकार ने अयोध्या के विकास के लिए 140 करोड़ रुपया आवंटित किया है, अयोध्या के विकास के लिए। ठीक है, अन्य आवंटन देखें तो कानपुर मेट्रो रेल परियोजना 597 करोड़ रुपया। ठीक है, आगरा मेट्रो के लिए भैया 478 करोड़ रुपया। दिल्ली गाजियाबाद मेरठ RRTS गलियारे के लिए 1326 करोड़ रुपए, दिल्ली मेरठ गाजियाबाद के लिए। वाराणसी गोरखपुर में मेट्रो रेल परियोजना के लिए 100 करोड़ रुपया प्रस्ताव किया गया है। उत्तर प्रदेश पुलिस और फॉरेंसिक साइंस इंस्टीट्यूट लखनऊ में स्थापित होगा। उत्तर प्रदेश पुलिस और फॉरेंसिक साइंस इंस्टीट्यूट कहाँ स्थापित हो रहा है? तो याद रखना भैया लखनऊ में स्थापित हो रहा है। ठीक है, पर्यटन के मामले में देखें, जो पूरे भारत में पर्यटक घूमने जाते हैं ना राज्यों में, उसमें पहला स्थान उत्तर प्रदेश का है कि लोग सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में घूमने आते हैं। ठीक है, और विश्व स्तर पर देखेंगे जो भारत में आते हैं उसमें तीसरा स्थान उत्तर प्रदेश का है, याद रखना। ठीक है, पर्यटन में मुख्यमंत्री पर्यटन स्थल विकास योजना के लिए 200 करोड़ रुपया है। वाराणसी अयोध्या के सौंदर्यीकरण पर 100 करोड़ खर्च होगा। ठीक है, संस्कृति के बारे में देख लें तो भैया चौरी चौरा शताब्दी महोत्सव मनाया गया, 15 करोड़ रुपए का प्रावधान है चौरी चौरा शताब्दी के लिए, 15 करोड़। उत्तर प्रदेश जनजातीय संग्रहालय बनेगा लखनऊ में, याद रखना। उत्तर प्रदेश जनजातीय संग्रहालय कहाँ बन रहा है? लखनऊ में बन रहा है। ठीक है, याद रखना। ग्रामीण और शहरी विकास को देखें, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के लिए 10,029 करोड़ रुपया। स्वच्छ भारत योजना जो ग्रामीण है उसके लिए 2031 करोड़। 1400 करोड़ रुपया स्वच्छ भारत योजना ग्रामीण के लिए। अमृत योजना के लिए 2200 करोड़ रुपया खर्च होगा। 10 शहरों में स्मार्ट सिटी योजना के लिए 2000 करोड़ रुपया आवंटित किया गया है। ठीक है, आगे भी है मुख्यमंत्री संपर्क योजना विकास योजना, उसके लिए 1000 करोड़ रुपया। ठीक है, 1000 करोड़। PM आवास ग्रामीण के लिए 7000 करोड़ रुपए और PM आवास योजना के लिए 5000 करोड़ रुपए। जल मिशन शहरी है उसके लिए 2000 करोड़ रुपए बजट आवंटन के साथ वित्त वर्ष 21-22 में शुरू किया जाएगा। जल मिशन शहरी 2021-22 में शुरू हो रहा है। ठीक है, MSME क्षेत्र देख लें, एक जनपद एक उत्पाद योजना किसकी भैया? उत्तर प्रदेश सरकार की, याद रखना। 250 करोड़ रुपए आवंटित हो रहे हैं इसके लिए। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के लिए 100 करोड़ रुपया। विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के लिए 30 करोड़ है ना, विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के लिए। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण देखें तो 20-21 में स्वास्थ्य पर अपने व्यय का 5.5% आवंटित किया है उत्तर प्रदेश सरकार ने इस बार। पिछले बार बजट के कब 5.5% खर्च, जो कि अन्य राज्यों द्वारा स्वास्थ्य के लिए औसत आवंटन जो 5.3% है उससे ज़्यादा ही है, बहुत ज़्यादा है, मतलब सबसे अधिक है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के लिए 3845 करोड़ रुपया। मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के लिए 100 करोड़ रुपया आवंटित है। सामाजिक सुरक्षा कल्याण देखें तो राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष है 3578 करोड़ रुपए की। हर जिले में पुलिस क्वार्टरों का नाम बदलकर महान क्रांतिकारी ठाकुर रोशन सिंह के नाम पर रखा जाएगा। याद रखना, पुलिस क्वार्टर जो है ना उनका नाम बदला जाएगा सभी जिलों में, और महान क्रांतिकारी हैं रोशन सिंह के नाम पर रखा जाएगा। आगे है विकलांग व्यक्तियों के लिए पालनहार योजना। पालनहार योजना उत्तर प्रदेश सरकार की है, विकलांग व्यक्तियों के लिए 25 करोड़ रुपये आवंटित है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के लिए 250 करोड़ रुपया भाई। सामाजिक वानिकी योजना के लिए 400 करोड़ रुपये आवंटित है। श्रम के क्षेत्र में देखें, मुख्यमंत्री प्रवासी कामधाम उद्यमिता विकास योजना, मुख्यमंत्री प्रवासी कामधाम उद्यमिता विकास योजना है उसके लिए 100 करोड़ रुपया। 12 करोड़ रुपया मुख्यमंत्री मुद्रा योजना जो बीमा योजना पर खर्च किए जाएंगे, 12 करोड़ रुपए। युवा सशक्तिकरण के लिए भी है। छात्रों को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रतिस्पर्धा करने में मदद करने के लिए मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना 21-22 में शुरू हुई और साथ ही योग्य उम्मीदवारों को मुफ्त टैबलेट भी दिया जाएगा। तो भैया देखिए ये वाला प्रश्न आया हुआ था है ना UPPCS में। युवा खेल विकास प्रोत्साहन योजना के लिए 8.55 करोड़ रुपए आवंटित है। ग्रामीण स्टेडियम ओपन जिम के निर्माण के लिए 25 करोड़ रुपए आवंटित है। ठीक है, मेरठ में एक नया खेल विश्वविद्यालय बनाने के लिए 20 करोड़ रुपया। उत्तर प्रदेश के युवाओं के बीच पुस्तकों और पत्रिकाओं को खरीदने के लिए 10 करोड़ रुपया आवंटित है। महिला सशक्तिकरण के लिए क्या काम हुआ भाई? तो महिला शक्ति केंद्र की स्थापना होगी, 32 करोड़ रुपए खर्च होंगे उसके लिए, महिला शक्ति केंद्र के लिए।
मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के विकास के लिए 1200 करोड़ रुपया खर्च होगा। 21-22 के लिए महिला समृद्धि योजना शुरू हुई है, जिसके लिए 200 करोड़ रुपए आवंटित हैं। ठीक है, महिला समृद्धि योजना 100 करोड़ रुपए का आवंटन होगा। मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना, मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना के तहत 100 करोड़ रुपए दिया जाएगा। पुष्टाहार कार्यक्रम को 4094 करोड़ रुपए और राष्ट्रीय पोषण योजना को 415 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। पंचायती राज के मामले में देखें तो मुख्यमंत्री पंचायत प्रसार योजना के लिए 25 करोड़ रुपया। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया पंचायत सशक्तिकरण योजना ग्रामीण क्षेत्रों में ई गवर्नेंस का प्रसार करने के लिए, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया पंचायत सशक्तिकरण योजना जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों में ई गवर्नेंस का प्रसार करने के लिए है। 653 करोड़ रुपये राष्ट्रीय ग्रामीण सशक्तिकरण योजना के लिए दिया गया, आवंटित हुआ है। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य भी है, वो भी देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश की वर्तमान सरकार ने कितनी बार बजट पेश किया है? तो भैया 5 बार। किस जिले में राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय बनेगा? भैया प्रयागराज में। मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना योजना के लिए बजट आवंटन कितना है? तो भाई ये है 600 करोड़ रुपए। उत्तर प्रदेश बजट के अनुसार वित्त वर्ष 22 में राजकोषीय घाटा कितना रहा? 90,730 करोड़ रुपया। आत्मनिर्भर कृषक सम्मान योजना के लिए 100 करोड़ रुपये आवंटित है ना। तो इसी के साथ आज की ये वीडियो हम समाप्त कर रहे हैं, और बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं है, ठीक है, कि हम 2, 4, 6, 10 घंटे का बनाएंगे। वीडियो अच्छी है, उसको सुनिए, ध्यान से समझिए, और पेपर में बहुत सारा काम करेगा, ये कन्फर्म है। ठीक है, तो भाई इसी उम्मीद के साथ आज की वीडियो हम समाप्त करेंगे। अगली वीडियो के साथ कल मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।